जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथमेटिक्स के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, 18 अगस्त को जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए सेम उसी प्रकार के संभावित क्वेश्चन इस क्लास में लिए गए। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए लास्ट तक आपको मेरे साथ बने रहना। यकीन मानिएगा, ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 13 से विभाजित है। तो इनमें से कौन सी संख्या 13 से विभाजित है ये चेक करने के लिए 13 से विभाजित होने का रूल यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा। तो 13 से विभाजित होने का रूल ये है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक का 4 गुना शेष बची संख्या में अगर जोड़ते जाते हैं तो वो अपने को पता चल जाता है कि संख्या 13 से डिवाइड है या नहीं। यानी कि कैसे करना है, तो जैसे कि यहाँ पर ये संख्या दिखाई दे रही है आपको 1788, इसके इकाई अंक का 4 गुना, तो 8 का 4 गुना होता है 32। इस शेष बची संख्या में जोड़ते जाओ तो यहाँ पर 8 2 10 की 0, कैरी 1 7 3 10 और 11 का 1, कैरी 1 यहाँ पर 210 बना। क्या 210 में यहाँ पर बताओ 13 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो ये पूरी संख्या भी कभी 13 से डिवाइड नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है। अब दूसरे ऑप्शन को जल्दी से चेक करेंगे। हमें रूल पता होना चाहिए बस, 28 56 उसके बाद में 1, इकाई अंक का 4 गुना, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में जोड़ते जाना है। तो जैसे इकाई अंक 1 है और 1 का 4 गुना होता है 4, शेष बची संख्या में जोड़ते जाओ, 6 4 10 की 0, कैरी 1, 5 में एक जोड़ा 6 बनेगा, यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आएगा 2। फिर इकाई अंक कितना है? 0, 0 का 4 गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, याद रखिएगा। और शेष बची संख्या में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 में 0 को जोड़ा 6 और यहाँ पर 8 और ये 2, और यहाँ पर 286 में फिर क्या करो, इकाई अंक का 4 गुना यानी 6 का 4 गुना 6 चुको 24 होता है, शेष बची संख्या में जोड़ो। तो यहाँ पर 8 4 12 के 2, कैरी आया 1, 2 2 4 और 1 5, यहाँ पर कितना बना? लास्ट में 52 बना। अब इस 52 में 13 का भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी डेफिनेटली 13 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब यही रूल आप तीसरे चौथे ऑप्शन में अप्लाई करोगे तो ये संख्या 13 से डिवाइड नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 डिस्काउंट दिए हैं, मतलब 20%, 10% तथा 30%। इन 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकमात्र डिस्काउंट लाना है। तो आप ऐसे में क्या करो, किसी वस्तु का एमआरपी मान लो। पहले एमआरपी क्या होता है? अंकित मूल्य। तो मान लिया जाए किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो था वो 100 रुपए था, ऐसा समझो। अब इस पर पहला डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? तो 20% का दिया जा रहा है। तो आप क्या करो, जो 100 रुपया था इस पर 20% कम करो, तो आप डायरेक्ट 100 का 80% निकालो। और दूसरा डिस्काउंट 10% है तो आप डायरेक्ट कितना प्रतिशत निकालो? 90%। और तीसरा डिस्काउंट 30% है तो आप 70% निकालना। यहाँ पर ये काट देना, 2 जीरो से 2 जीरो, ये वाले 2 जीरो से 2 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो। इन सबका आप लोग मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा हमारे पास 50 और 4 यानी कि 504 आएगा। बटे में 1 जीरो है तो इकाई तरफ से एक अंक के पहले दशमलव लगा देना। तो यहाँ पर 3 डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य वस्तु का आ चुका है 50.4। अब क्वेश्चन में ये कहा कि एकमात्र डिस्काउंट दिया जाता है, ये 3 डिस्काउंट ना दिया जाता और 100 यूनिट वस्तु का क्रय मूल्य था और इस पर एकमात्र डिस्काउंट दिया जाता तो कितना होता? तो इस 100 रुपए अंकित मूल्य में से 50.4 को घटा देना है। तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 5 गया 4, 49.6%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज दिया है और दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है और इसमें पहले वर्ष का ब्याज दिया 48 और दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा है। तो आपको क्या करना है, दूसरे साल भी
जो ब्याज लगेगा वो ब्याज पर ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 48 रुपया तो ब्याज दूसरे साल भी होगा, प्लस क्या होगा 48 का जितना प्रतिशत दर रहे 8%, तो 48 का 8% निकालना, इतना ब्याज और लगेगा। तो ये डायरेक्ट आपके पास क्या आएगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा सीधा। तो आप क्या करना 48 प्लस 48 में 8 का गुणा करोगे तो 384 बनेगा, और बटे में 2 जीरो है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, मतलब 3.84। तो कितना बनेगा टोटल, 48 में 3 जोड़ोगे तो 51 बनेगा, और 51.84 ये जो आया 51.84 ये सीधा दूसरे वर्ष का सीआई आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, 9 महीने के लिए 18% प्रति वर्ष पर 1200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना है। मतलब क्वेश्चन में मूलधन दिया प्रिंसिपल 1200, क्वेश्चन में दर यानी आर दिया कितना 18%, और टाइम बताया क्वेश्चन ने 9 माह। अब क्या करो, ये जो 9 माह बताया इसको वर्ष में बदल लो, तो 9 में भाग लगाओ 12 का, तो यहाँ पर ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 3 9 3 चौक 12, 3/4 वर्ष बन जाएगा। अब आपको क्या लाना है, साधारण ब्याज लाना है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में क्या 100, यहाँ वैल्यू पुट करो। मूलधन दिया है क्वेश्चन में 1200, गुणा रेट क्वेश्चन में बताया 18%, मल्टीप्लाई टाइम कितना हो जाएगा 3/4, और डिवाइड बाई कितना होगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, और 4 से 12 को काटेंगे, 4 3 जा 12 होता है, और 18 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो 54 आएगा, और 54 का मल्टीप्लाई भी 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12 कैरी 1, और 3 5 जा 15, और 1 कितना हो जाएगा 16। तो 162 रुपए याद रखिएगा साधारण ब्याज बनेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्वेश्चन में दिया 12 है, और तीनों संख्याओं का अनुपात भी दिया, तो ये संख्याएं क्या होंगी। तो जब कभी कितनी भी संख्याओं का रेशो क्वेश्चन में दिया जाए, उनका या तो लघुत्तम दे दे या महत्तम दे दे, तो ये जो रेशो दिया है 1:2:3, उसका भी आप वही निकालोगे जो संख्यात्मक रूप से आपको क्वेश्चन में दिया। तो महत्तम दिया तो 1 2 3 का भी हमें क्या निकालना होगा, महत्तम निकालना होगा। तो महत्तम समापवर्तक का रेशो कितना बनेगा 1, और इस 1 रेशो का मान क्वेश्चन में दिया है कितना 12। सिंपली क्या करना, ये संख्याएं बताने के लिए आपको क्या करना, जो 1 रेशो का मान आया इन संख्याओं के अनुपात से कर देना। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 1 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 ही आएगी। दूसरी संख्या लाने के लिए 2 का गुणा 12 से होगा तो 24 आएगी, और थर्ड यानी तीसरी संख्या लाने के लिए 3 का मल्टीप्लिकेशन 12 से करेंगे, 12 3 कितना होता है, तो भारतीय होता है 36। तो यहाँ पर इस प्रकार से तीनों संख्याएं 12 24 और 36 निकल जाएगी। 12 24 36 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ दो लोगों का नाम आया, एक का नाम लिखो नीता, एक का नाम लिखो पायल, और पायल के वेतन की बात नहीं की गई, नीता के वेतन की बात की गई कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो पहले आप किसका वेतन मान लोगे, पायल का। मान लो कि पायल का वेतन 100 यूनिट था, अब नीता का वेतन 25% ज्यादा है। आपने अगर पायल को 100 माना तो नीता डायरेक्ट 125 हो जाएगी। अब ये कहा कि नीता का वेतन यानी कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से 25 यूनिट कम है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 25 है। लेकिन मैं आपको बता दूं 25 लगा के मत आना एग्जाम के अंदर, नहीं तो 0 नंबर आएगा। आपको क्या करना है, इस 25 को प्रतिशत में बदलने के लिए बटे के ऊपर लिखना होगा और गुणा 100 करना होगा। और जिसके वेतन से ये परसेंट पूछ रहा है, तो नीता के वेतन से पूछा गया परसेंट, तो नीता के वेतन को यानी 125 को बटे में लिखना होगा। तो 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे तो 20% इस क्वेश्चन का फिर करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 4 घंटियां 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं वे
चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जो आपको समय दिया हो 4 6 8 और उसके बाद में दिया क्वेश्चन में 14, इनका आपको लेना होगा लघुत्तम समापवर्त। इसका मतलब ये होता है अगली बार इकट्ठी ये एक साथ कितने समय बाद बजेगी, लघुत्तम लेने से ही आपके पास आ जाएगा। तो इनका जो लघुत्तम आएगा याद रखिएगा 168 सेकंड आएगा। मतलब ये सभी इकट्ठी कितने समय बाद बजेंगी? 168 सेकंड के बाद। तो इस सेकंड को अब लास्ट टाइम ये कितनी बजे बजी थी? तो क्वेश्चन में बोला कि 12:00 मिनट और 00 सेकंड, यानी बराबर 12 बजे एक साथ बजी थी। अगली बार बताओ, तो ये 168 सेकंड को क्या करना, 60 का भाग देना और मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 168 में 60 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा 2 बार। 2 बार तो पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब 2 मिनट पूरे पूरे बनेंगे। और 2 बार में 168 में से 60 दूनी 120 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 48। ये 48 और क्या बचा? तो ये 48 और सेकंड बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार ये 2 मिनट और 48 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। तो आप क्या करना, मिनट वाले समय में 2 मिनट जोड़ देना और सेकंड वाले में 48 सेकंड जोड़ देंगे। तो अगले समय पर ये एक साथ इकट्ठी 12:02 और 48 सेकंड पर एक साथ बजेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8वां। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी? तो आपको लाना है वृत्त की परिधि, कोई भी दिक्कत नहीं है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे और वृत्त की परिधि होती है 2πr। और वृत्त की परिधि लाने के लिए 2 को 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और मल्टीप्लिकेशन r4, इसकी त्रिज्या कितनी है? 7। तो 7 से 7 कट होकर 22 गुणा 2 हो जाएगा। तो 22 टूजा होता है 44। तो 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसकी परिधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है यदि घनाभ की विमाएं दी है, विमाओं का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर घनाभ के बारे में बात हो रही क्वेश्चन में और एक बात हो रही है घन के बारे में। तो जो घनाभ का आयतन है वो घन के आयतन से दुगना है। तो घन के आयतन का दुगना बराबर में क्या है? घनाभ का आयतन। तो यहाँ घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा उसकी चौड़ाई गुणा उसकी ऊंचाई, ये घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है। और घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a का क्यूब, यानी कि भुजा की पावर 3। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्वेश्चन में दी है 9 गुणा और उसके बाद में यहाँ पर दिया है 8 और मल्टीप्लाई 6 और गुणा में यहाँ 2 भी रहेगा क्योंकि घन के आयतन का 2 गुना है ये। अब घन का आयतन लाने के लिए a का क्यूब यहीं रखेंगे और गुणा का 2 इधर भाग में आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 चुकू 8 होता है, 9 चुकू 36 और 36 गुणा 6 करेंगे 216 हो जाएगा। तो 216 बराबर a का क्यूब, यानी घन का आयतन कितना आया? 216 आया। तो हम घन की भुजा निकाल लेंगे, तो ये क्यूब हटेगा इधर से, तो 216 पर लग जाएगा क्यूब रूट। और 216 किसका घन होता है? तो याद रखना 6 का। तो a का मान कितना बनेगा? हमारे पास 6 बनेगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है हमसे घन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लाने का फॉर्मूला जो होता है 6a की पावर 2 होता है। तो 6 गुणा a का मान आ चुका है 6 और 6 की पावर 2 करेंगे मतलब इसका 2 बार और गुणा होगा। इस प्रकार 216 ही इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7620 रुपए का ऋण 16 सही 2/3 करना, 16 सही 2/3% वार्षिक दर पर 3 साल के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं क्या करना है। किस्त का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से इसका रिलेशन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो 16 सही 2/3% दिया इसका फ्रैक्शन बनाओ। 16 48 और 2 कितना होता है? 50। 50/3% का मतलब होता है गुणा में 1/100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 1/6 यहाँ बनेगा। तो यहाँ क्या करोगे, एक साइड तो मूलधन का अनुपात बनाओगे और एक साइड प्रत्येक किस्त का मान बनाओगे। कैसे? मूलधन नीचे वाला मान होगा 6 रुपया मूलधन होता है,
₹1 ब्याज लगता है तो प्रत्येक किस्त का मान 7 होगा। अब क्या करना है, ऐसा बनाने के बाद आपको जितना समय दिया जाए, जैसे 3 साल दिया तो 6 की पावर 1 हो गई, यहाँ 6 की पावर 2। आप उतनी पावर तक इसे ले जाओगे जितना समय, जैसे आपको 6 की पावर 2 भी करना होगा और इधर भी 7 की पावर 2 करना होगा। इधर 6 की पावर 3 करना होगा, इधर 7 की पावर 3 करना होगा। इसलिए करना होगा ये, क्योंकि हमें 3 वर्ष तक किस्तें देनी है तो 3 बार करो, 2 वर्ष तक देनी है तो 2 घात तक ले जाओ, 4 किस्तें देनी है तो 4 घात तक ले जाओ। अब यहाँ पर क्या करोगे, 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही होता है, 6 की पावर 2 का मतलब 6 गुणा 6 होता है और 6 की पावर 3 का मतलब 6 का 3 बार गुणा। इस प्रकार 7 का भी कितनी बार गुणा हो जाएगा, 3 बार। और यहाँ पर 7 की 2 पावर है, 7 का 2 बार गुणा और 7 की 1 पावर है, 7 का 1 बार गुणा। तो यहाँ पर क्या करना है, अब आपको ये प्रत्येक किस्त का मान बराबर करना है। जैसे यहाँ पर 7 3 बार आया, अब यहाँ भी 3 बार 7 बनाने के लिए एक बार मन से गुणा कर दो। इधर गुणा किया हमने 7 का तो इसके मूलधन में, यानी कि इधर भी 7 का गुणा करो। इधर देखो 1 बार का 7 है, कितने बार 7 की कमी है, 2 बार की। तो 7 गुणा 7, 2 बार 7 का गुणा किया तो इधर के साइड जो मूलधन की साइड, इधर भी 2 बार के 7 का गुणा हो जाए। तो इससे हमारे पास ये प्रत्येक किस्त का मान बराबर हो जाएगा। तो यह 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो 343 बनेगा, ठीक है। और 343 ये आ जाएगा प्रत्येक किस्त का अनुपात। अब इधर मूलधन निकाल लो, तो 6 गुणा 7 गुणा 7 ये गुणा करोगे आप तो आपके पास निकल कर आएगा 294। और इस प्रकार से यहाँ पर क्या करोगे, मूलधन साइड इधर 6 का गुणा 6 से फिर 7 से करोगे तो आपके पास 252 निकल के आएगा। और यहाँ पर 6 का 3 बार गुणा करोगे तो 216 निकल के आएगा। अब यहाँ करो आप क्या, कुल मूलधन को जोड़ लो। कुल मूलधन कितना है, इन सबको जोड़ लेना, 294 प्लस 252 प्लस 216, तो आपके पास बनेगा 762। ये कुल मूलधन 762 है और इसका मान हमें प्रश्न में दिया कि 7620 है। तो आप ये समझो कि 762 अनुपात का मान 7620 है। तो 1 यूनिट का मान लाने के लिए 762 का भाग इधर देना तो 10 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। क्वेश्चन ने पूछा प्रत्येक किस्त का मान बताओ, तो 1 अनुपात का मान आ चुका है और प्रत्येक किस्त का मान लाने के लिए इसका अनुपात कितना है, 343। इसका गुणा 10 से करोगे तो 3430 प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। 3430 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो प्रतिदिन इस क्लास को आप जरूर वॉच किया करें और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। और बाकी के पार्ट यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मैथ की, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट देखकर सभी प्रकार के क्वेश्चन का रिवीजन आप कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।